तो वो बर्बाद हो गया मीडिया पूरी तरीके से। और भारत आने वाली पीढ़ी हमेशा ही इसको लेकर शर्मिंदा होती रहेगी। ये नया मीडिया जो है वो खुद ही न्यूज चैनल जो है वो आईटी सेल के रूप में आपके सामने बिना किसी शर्म, बिना किसी मर्यादा के हाजिर हो गया। देश के नौजवान नहीं कर पाते और हम उनसे बदलाव की उम्मीद करते हैं। हम नहीं कर सकते। पीला जूता, लाल शर्ट पहन के, सफेद पैंट पहन के घूमते रहे होने अगर मेरा कोई स्वरूप है तो उसके निर्माण में इन खराब गानों की बहुत भूमिका है। इसलिए कोई इन्हें खराब कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप मौका देंगे तो उसमें मोर वगैरह काफी होंगे, जिससे लोगों को लगे कि मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जिससे मैं पक्षी और शेर वगैरह यूं ही घूमते आ जाते हैं कि हाँ भाई बता आज क्या न्यूज है। क्या मुश्किल सवाल अपमानजनक होते हैं? आर द टफ क्वेश्चंस डिसरिस्पेक्टफुल? अगर ये मुश्किल सवाल नचिकेता ने नहीं पूछा होता तो क्या आपके पास पीढ़ियों को सुनाने के लिए ये पौराणिक दंतकथा होती? क्या ये मुश्किल सवाल थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी कक्षा में टीचर से नहीं पूछा होता और वो स्कूल से नहीं निकाला गया होता तो जिस रोशनी में बैठ के हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो होती? सवाल ये है कि क्या अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि नहीं? सवाल पूछना कैसे हमको नागरिक बनाता है, इस बारे में एक शख्स आपको हर रोज बता रहा है। रात को 9 बजे वो टीवी पर आता है और आपसे कहता है कि टीवी मत देखा कीजिए। हमारे साथ है एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर, पत्रकार, मेरे लिए रवीश कुमार जो है वो पत्रकार से कहीं ज्यादा एक मेंटोर भी हैं और एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं रात को 2 बजे कोई अपने मन की बात कह सकता हूं मैसेज डाल के, और साथ ही साथ एक लेखक है। मैं रवीश कुमार में एक बहुत कमाल का लेखक देखता हूं। बाकी क्या क्या है वो हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ रवीश कुमार है, आप लोग देख रहे हैं सामने, और पीछे बहुत कमाल का इन्होंने एक बैकड्रॉप लगाया हुआ है। और सौम्या मेरे साथ है, हमारी असिस्टेंट एडिटर, और हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं जिससे कि हम जो है नागरिक बन पाए। स्वागत है आपका रवीश। कैसा महसूस कर रहे हैं आप मीडिया विजिल पे आके? जी मीडिया विजिल पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बैकग्राउंड बदल के तो मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बस 2 कबूतर नहीं आए हैं मेरे कंधे पे, वो भी आ जाते तो मैं और अच्छा महसूस करता। और वो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप मौका देंगे तो उसमें मोर वगैरह काफी होंगे, जिससे लोगों को लगे कि मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जिससे मैं पक्षी और शेर वगैरह यूं ही घूमते आ जाते हैं कि हाँ भाई बता आज क्या न्यूज है, आज कोई हेडलाइन क्या है तुम्हारे यहाँ, इंसानों की दुनिया में क्या क्या चल रही है। तो इस तरह से बाघ वगैरह, भालू वगैरह, रीछ वगैरह मुझसे संवाद करते नजर आए और एक इमेज भी बन जाए फोकट में। ये बताइए कि मैं रूपक में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप रूपक में ही बात करते तो अब तो सब समझ जाते हैं कि हाँ लोग समझ जाते की बात हो रही है। और उसमें तो अब ये है कि अगर आप ये कह दीजिए कि मतलब वो चुटकुला बड़ा मशहूर हुआ है कि किसी ने दीवार पे लिख दिया कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं, तो पुलिस ने कहा कि ये तुम जो है कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तुम ये सब लिख रहे हो, चलो थाने चलो। तो उसने कहा मैंने प्रधानमंत्री लिखा है, मैंने मोदी जी थोड़ी लिखा है। तो पुलिस वाले ने कहा अच्छा हमको नहीं पता है कि तुम किसके लिए लिख रहे हो। तो सौम्या आप कोई सवाल करना चाहती है कि मैं सवाल में बढ़ जाऊं अपने? जी। हाँ नहीं बिल्कुल मेरा सवाल है रवीश, मेरा सवाल मतलब हो सकता है मैं उसको सुन के या बता के थक गए हूँ, मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि न्यूज मीडिया या जर्नलिज्म को अगर आपको दौर एराज में डिवाइड करना हो तो कोई आप सोचते हैं कि 1950 से 1970 का कोई दौर है, या इमरजेंसी से पहले तक का, या इमरजेंसी से लेकर लिबरलाइजेशन तक का कोई दौर है, या उसके बाद का? मतलब क्या कोई दौर है जिसमें हम हमारी न्यूज मीडिया की हिस्ट्री को, इतिहास को डिवाइड करते हैं?
अगर हम इस सवाल को इस फ्रेम में इसका जवाब जानना चाहते हैं कि क्या कोई गोल्डन एरा था, नहीं, कोई भी गोल्डन एरा नहीं था। महात्मा गांधी जब संघर्ष कर रहे थे भारत की आजादी के लिए, तब भी वो उस वक्त की अखबारों की बहुत आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि इनका बस चले तो ये कुछ भी छाप सकते हैं। लेकिन जरूर हमारी मीडिया ने तमाम कमियों के बावजूद टुकड़े टुकड़े दौर में अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में बड़े मानक कायम किए हैं। आजादी के पहले भी अगर आप देखिए तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जो प्रताप में जो चंपारण के नीले किसान थे, उनकी कहानियों को छाप रहे हैं और जेल चले जाते हैं। फिर पीर मुनीस हैं जो चंपारण से ही आते हैं, पत्रकार, वो लिख रहे हैं और जेल चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो रिस्क लेने वाले माखनलाल चतुर्वेदी, माफ कीजिएगा, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने काफी रिस्क लिया। आजादी के बाद इस प्रवृत्ति में थोड़ी कमी आ गई और आपातकाल के समय इसका थोड़ा सा उदाहरण मिलता है। और बीच में कुछ और जब न्यूज चैनल, जब टेलीविजन न्यूज चैनल लॉन्च होते हैं तो एक बार पत्रकारिता का पेशा थोड़ा आजाद होता है। जब रिपोर्टर के बीच में खबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है और वो भयानक प्रतिस्पर्धा थी। उसमें दो रिपोर्टर अपनी सूचना को छिपाने के लिए इतने गार्डेड होते थे कि साथ नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब भी नहीं बताते थे कि वो किसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके लाएं। तो मतलब ये था कि खबर वहां देखो, यहां नहीं। तो वो जगह थी। लेकिन अब इसमें काफी बदलाव आ गया जिसके बारे में मैं काफी बोल चुका हूं। ये वो मीडिया है 2014 के बाद का, नरेंद्र मोदी के उभार के साथ साथ जो मीडिया का जैसा भी स्वरूप है, वो भारत के इतिहास में, इतिहास के किसी भी दौर में भारत को हमेशा ही शर्मिंदा करेगा। मतलब कोई सर उठा के नहीं चल सकता है कि ये हमारा मीडिया था और ये इसकी हालत थी। आप आपातकाल का जिक्र कर सकते हैं, आप अलग अलग रेफरेंस पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं कि इसको सही ठहराने के लिए या इसकी बीमारी को कम ठहराने के लिए। लेकिन इस शर्मिंदगी से जो उनकी सरकार और उनके राजनीतिक कार्यकाल में, पॉलिटिक्स का भी एक कार्यकाल होता है और ये सिर्फ मोदी सरकार का सरकारी कार्यकाल नहीं है, उनकी राजनीतिक कार्यकाल भी है जिसमें उनका काफी दबदबा था। तो वो बर्बाद हो गया मीडिया पूरी तरीके से। और भारत आने वाली पीढ़ी हमेशा ही इसको लेकर शर्मिंदा होती रहेगी। ऐसी शर्मिंदगी जरूर पहले के शासनकाल में भी रही है, उसका रूप दूसरा था, इस तरह का रूप नहीं था। उसके आपातकाल के पहले जरूर आलोचनाओं का एक संसार बन रहा था, एक कायदा बन रहा था, लेकिन उसमें आजादी के आंदोलन के उसूलों का ज्यादा दबाव था, प्रभाव था। उसमें पत्रकारिता पर अभी उस तरह का हस्तक्षेप शुरू नहीं हुआ था। तो उनकी टेस्टिंग टाइम जो है दरअसल 2014 के बाद शुरू होती है। 2014 से पहले वो मिला जुला के अंदर खाने से सारा काम चल रहा था कि कुछ संपादक मिले जुले होते थे या कुछ लाइनें इधर से उधर कर दी जाती थी। मगर 2014 के बाद जब कहा गया कि आप समर्पित होकर हमारे लिए काम करें, उस समय भारत का मीडिया पूरी तरह से सरेंडर कर गया और वो लड़ाई हार गया, हथियार डाल दिया उसने। और उसके पास वो हर तरह के अतीत से पीछा छुड़ा लिया बहुत एक झटके में। 1947 के पहले के अतीत को उसने खारिज कर दिया, 1947 से आपातकाल के दौरान के अतीत को उसने खारिज कर दिया। आपातकाल के समय में भी कम से कम मीडिया पर दमन हुआ, लेकिन मीडिया झुका नहीं। जो लोग झुके जरूर झुके, लेकिन कुछ लोग खड़े हो गए, अखबारों से बाहर आंदोलन में शामिल हो गए। तो वो भी एक अतीत था, एक रेफरेंस पॉइंट था जब कुलदीप नैयर, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार और भी लोग लिख रहे थे, बोल रहे थे। श्रवण गर्ग जैसे लोग थे जो इन जेपी के आंदोलनों में जा रहे थे, देख रहे थे, उसको कवर कर रहे थे। लेकिन ये जो मीडिया है आज का सौम्या, वो अतीत रहित मीडिया है। ये अब किसी भी तरह के पास्ट को ओन नहीं करती है ये मीडिया, और इसने एक नया वर्तमान बनाया है और ये वर्तमान हर तरह के संदर्भ बिंदुओं से मुक्त वर्तमान है उसका।
और ये बड़ा ही खतरनाक है। जरूर भारत की जनता अपने नागरिक होने के स्पेस को हासिल करने के लिए लड़ रही है, लेकिन ऐसा मीडिया कभी नहीं आया इस देश में। लोकतंत्र के खत्म होने से पहले मीडिया ने, पहले क्या होता था कि पहले कोई सैनिक तानाशाह आता था और सरकार की संस्थाओं पर कब्जा करता था, और उस कब्जे में एक आइटम मीडिया भी होता था। लेकिन ऐसा यहां नहीं हुआ। यहां पहले मीडिया को कब्जा किया गया, और मीडिया के जरिए उसके जरिए जो एक झूठ का प्रभाव तंत्र बनाया गया, उसके जरिए नागरिकों की हत्याएं की गईं, उसके जरिए असहमति रखने वाले लोगों पर आतंक विरोधी धाराएं लगा दी गईं, उसके जरिए सत्ता के जो संवैधानिक जितने प्रतिष्ठान हैं उसमें बैठे लोगों को डरा दिया गया। तो एक तरह से जो तख्ता पलट की जो पुरानी तस्वीरें होती थी कि कोई टैंक पर चढ़कर आ रहा है, जो एक बार इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसी कोई कहानी गढ़ी थी, और पता चला कि उसका मुखिया उस वक्त निकलकर बीजेपी में शामिल होते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं, फिर वो कहानी गायब हो जाती है। पूरा बकायदा फ्रंट पेज पे छपा था कि कोई कू होने वाला है भारत की सेना को लेकर, और उस स्टोरी की आज तक कभी जांच नहीं हुई, कुछ भी पता नहीं चला। तो ये मीडिया जो है सबसे पहले एक तरह से लिंचमैन का गिलोटिन गिरोह है भारत के इतिहास का, और ये लोगों का गिलोटिन करता है, उसको उसकी हत्याएं करता है, कराता है, उसका हत्याओं का माहौल बनाता है। तो ये हम उस मीडिया में हैं। तो अब आप इसको मीडिया के उस फ्रेमवर्क से मत देखिए। अब ये एक वेपन है एक पॉलिटिकल पार्टी का, और एक सरकार का एक वेपन है। और जरूर इस तरह की खराबियां आपको दूसरे पार्टी की सरकारों के शासन तंत्र में भी मिलेंगी, लेकिन ये जो स्वरूप है हमला करने का, मुट्ठी भांज कर बात करने का, ये क्या है? अगर आप देखें तो ये पुरुषवादी मीडिया है, वर्चस्ववादी मीडिया है, और ये जो भाषा है वो स्त्रियों की भाषा नहीं हो सकती इस तरह से कि देख लेंगे, आ जाओ मैदान में, तुमको चीर देंगे, फाड़ देंगे। तो ये सब सामंती मानसिकता ने जो मर्दों को दिए हैं, और मर्दों ने जिस मानसिकता को अपने सामंतवाद से सही ठहराया, उसको पारिवारिक बनाया है, उसका एक राष्ट्रीय प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसे लोग बैठकर गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। तो ये मीडिया जो है निश्चित रूप से संविधान का संरक्षक नहीं है, प्रोटेक्टर नहीं है। ये हर तरह के संवैधानिक मूल्यों का हत्यारा मीडिया है, और मैं इसको मर्डरर ही कहता हूं। मुझे इससे उससे कम में ये मीडिया मुझे नजर आता नहीं है। बहुत आयरॉनिक सी बात है कि अतीत में रहने वाली सरकार या गलत अतीत में रहने वाली सरकार ने अतीत रहित मीडिया बना दिया। मैं आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आप जो है, जैसे अगर मैं पीछे जाऊं, क्योंकि अतीत रहित मीडिया है पर इसका एक ताज़ा अतीत तो कम से कम है ही, बहुत पुराना ना भी हो। मैं 2010 की ओर जब जाता हूँ, आपका ही एक शो था अगर आपको याद हो, जिसमें आपने, मेरे ख्याल से 2009 की ये बात है, आपने एक बाकायदा शो किया था 2009-10 में, जिसमें 10 में शायद, जिसमें आपने ये दिखाया था कि कैसे YouTube से तालिबान वगैरह के वीडियोस डाउनलोड करके और पूरे शो बनाए जा रहे हैं, घंटे आधे घंटे के, लगातार दिखाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर हम इस छोटे अतीत में जाएं तो आज जो हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत वहां से होती है टेलीविजन में, या उसके भी पहले से हो जाती है? मयंक, दोनों में अंतर है। आप जिसकी बात कर रहे हैं और जो हमने दिखाया था वो पत्रकारिता के कंटेंट के पतन की बात है जी। किस तरह से न्यूज समाचार संग्रह करने के सारे तंत्र न्यूज रूम में ध्वस्त किए जा रहे थे, और आउटपुट डेस्क बनाया जा रहा था कि जिसमें वो काबिज हो रहा था जो 10 सेकेंड के वीडियो फुटेज पर उसको आधा घंटा बनाना था। तो यहां से टेलीविजन ने जब देखा कि अपनी लागत को कैसे कम कर सकता है, और उसने अपनी लागत कम की, आप देखेंगे कि उसी दौरान से नए रिपोर्टरों का टेलीविजन में आना बंद हो जाता है। जो बच गए हैं उन्हीं में से लोगों को एंकर बनाया गया और तमाम तरह की चीजें हुई। वो कंटेंट का पतन था।
और वो एक न्यूज रूप में बैठकर अपने बिजनेस को ज्यादा सस्ता काम चलाऊ बनाने का अभियान था। ये जो अभियान है ना, ये संविधान की हत्या का अभियान है मीडिया के तो जरिए। आपको नहीं लगता कि वो जो ये शुरू हुआ था, weaponize हुआ है मैन, और हाँ। वो जो कंटेंट का पतन, डिक्लाइन जो है, और मीडिया का जो वेपनाइजेशन हुआ, दोनों में बड़ा अंतर है। नहीं, इस लेकिन मेरा दौर में सवाल कंटेंट का भी एक लेवल पे डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा उससे भी डिक्लाइन है जी, हम वो कंटिन्यूटी तो देख रहे हैं, वो निरंतरता हम देख रहे हैं कि 2010 या उससे पहले से मीडिया की कंटेंट में वो पतन आ रहा है। लेकिन ये जो 2014 से उस पतन के पीछे जो उसे एक धार दी गई है कि आप हाथ लगाएंगे तो आपकी उंगलियां कट जाएंगी या उससे काट दी जाएंगी, ये नई चीज है। ये दोनों में एक विभाजन रेखा हम सबको साफ करनी चाहिए। ये सिर्फ झुकने की बात नहीं है, उसके पहले के भी इतिहास के कई दौर में मीडिया झुका है, क्योंकि भारत का कोई भी मीडिया संस्थान उस तरह से संस्था के रूप में नहीं उभर सका। और जो उभरा एक टाइम्स ऑफ इंडिया है और एक हिंदुस्तान टाइम्स से, क्या ही बात करना है इन लोगों के बारे में। तो एक घराना उभरता था, वो खत्म हो जाता था, फिर दूसरा घराना, दूसरी पत्रिकाएं नए जज्बे से शुरू होती थी, खत्म होती रही। तो ट्रायल एंड एरर होते होते नए नए चैनल के रूप में जब आए तो ज्यादा उसमें एक शक्ति आई और फिर वो एक कंटेंट के पतन की तरफ गया। लेकिन 2014 के बाद का जो मीडिया है वो सिर्फ कंटेंट के पतन का मीडिया नहीं है मयंक। वो आपके समाज के भीतर हर तरह की संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक मूल्यों, जिसमें ये सबसे बड़ी बात है कि कोई सवाल पूछ रहा है, पूछने तो क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दुनिया में क्या विरोधी नहीं होते थे, लेकिन इस तरह से चुन चुन कर मारा जाना एक ऑर्गेनाइज्ड आईटी सेल की राजनीति और उसके तंत्र के जरिए किया गया। और ये जो न्यूज चैनल हैं, आप मत समझिए कि ये सिर्फ कंटेंट की गिरावट है, इनका विलय हुआ भाजपा में। भाजपा के आईटी सेल में इन न्यूज चैनलों का विलय हुआ। और आप देखें कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कुछ चैनलों का, सुशांत सिंह राजपूत के दौर से या उसके पहले भी तालिबान का जो कवरेज हुआ कोरोना के समय में, अब जो है आईटी सेल बेकार हो गया। अब ये न्यूज चैनल आईटी सेल है अपने आप में। उसी तरह से पहले बड़े बड़े प्रवक्ता आते थे, वो बेकार हो गए तो छोटे मोटे प्रवक्ता आने लगे, तो अब प्रवक्ता भी बेकार हो चुके हैं। अब वो भी साइडलाइन हो चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता। अब ये नया मीडिया जो है वो खुद ही न्यूज चैनल जो है वो आईटी सेल के रूप में आपके सामने बिना किसी शर्म, बिना किसी मर्यादा के हाजिर हो गया है। और अब कहता है कि अब हम हुंकार भरेंगे, ललकारेंगे, मुट्ठियां भांजकर तलवारें लेकर आएंगे, पिस्तौल लेके आएंगे और इस तरह की बातें वो करनी शुरू कर देंगे। इसमें क्या होता है मयंक की जनता हारती है। 2014 के पहले जनता बेवकूफ बन रही थी, लेकिन अब जो है जनता की गर्दन काटी जा रही है। और इसीलिए आप देखिए कि इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, जायज मांगे थी लोगों की, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। नौजवान नौकरी को लेकर इतने परेशान है। वो नौजवान कौन है? वो सब के सब 100% मुझे दिन रात गाली देने वाले लोग और 100% भाजपा को वोट करने वाले लोग। तो ये जो आईटी सेल मीडिया है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से हरकारे का काम करता है कि हम उनके लठैत हैं। लेकिन अगर आप लठैत बने हैं तो उनके सपोर्टर के लिए भी तो लठैत बन जाइए ना कम से कम। तो उनके सपोर्टर के भी ये खिलाफ है। यानी आप जब भी नागरिक के स्पेस में आएंगे वो आपका दमन करेगा। तो जो नौजवान मोदी मोदी करते थे, जब वो नागरिक के स्पेस में आकर सिर्फ इतनी सी बात की, भैया हमने परीक्षा दी थी, हम घर में पढ़े थे 24 घंटा, हम पास कर गए हैं, हमारा नाम आ गया है रिजल्ट में, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, सिर्फ इतनी सी बात कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम राजनीतिक परिवर्तन कर देंगे या नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। उन्होंने अपनी भक्ति में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी उस मीडिया ने उनके साथ वही सलूक किया जो बाकी आलोचकों के साथ वो करता रहा, जिन्हें कभी अर्बन नक्सल कहता था, कभी वो राष्ट्र विरोधी गैंग कहता था। तो ये एक दूसरा ट्रेंड है, ये सिर्फ कंटेंट की गिरावट का ट्रेंड नहीं है। मुझे आपने प्रवक्ता की बात की, मुझे प्रवक्ता से याद आया कि आपके शो में बीजेपी ने अपने प्रवक्ता या नेता भेजने बंद कर दिए थे। मेरा सवाल लेकिन थोड़ा सा हल्का है, हल्का फुल्के मूड में जाते हैं बहुत गंभीर से हम।
आपकी बाद में कभी हाल के दिनों में, पिछले 1-2 साल, 3 साल में, 4 साल में कभी संबित पात्रा से मुलाकात बात हुई? हाँ, मुलाकात हुई थी। कोई अवार्ड के उसमें प्रेजेंटेशन था, तो उसमें गए थे, तो मुलाकात हुई। नॉर्मल हाय हेलो जैसी मुलाकात थी। कोई ऐसा आंख घूर के वो बात उन्होंने नहीं की कि जैसा हम तो शिष्टाचार भेंट थी कि बातचीत भी हुई कुछ? क्योंकि था शुरू में कि हमें भी मौका दीजिए, बड़े बड़े लोगों का मौका देते हैं, लेकिन हाँ शिष्टाचार के नाते ठीक ठाक तरीके से मिले। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा वायरल वीडियो कोई है जिसको तमाम चैनलों ने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, कहीं से भी, वो संबित पात्रा वाला। अगर आपको ये बात ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगी मुझे लगता है। नहीं, मुझे नहीं पता है। संबित पात्रा के साथ आपका जो भूल जाता हूँ, असल में बैल की तरह काम करता हूँ ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि कल का शो क्या है। वो खत्म होता है, फिर मैं दूसरे शो की तैयारी में लग जाता हूँ। तो अब जैसे आपने याद दिला दिया, तो फिर मैं जाकर देखूंगा कि वो कौन सा एपिसोड है। वैसे तो बहुत प्रसंग हुए होंगे उनके साथ, और अब उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही प्रसंगवश हो गए हैं कि हर प्रसंग में उनका जिक्र आता है। जब भी खराब प्रवक्ता, खराब बात, या लोगों को विचित्र किंतु सत्य टाइप के का बोध करना होता है, तो प्रसंगवश वो आ जाते हैं। आधिकारिक ट्रोल हो चुके हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, वो करते भी हैं और उनका भी ट्रोल किया जाता है, तो उसमें वो जी रहे हैं, इसे बहुत सारे लोग जान गए हैं। वो होता है ना, हमारे समाज की परंपराओं में हर गलत काम करने के लिए 100 जस्टिफिकेशन है, जिनमें से एक है कि चलो नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, बदनाम हो गए तो उससे नाम हो गया। अजीब अजीब तरह के हमने नैतिकताओं के स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि नाम होना है तो बदनाम भी हो जाओ तो बड़ा अच्छा हुआ कि नाम हो गया। तो उसमें भी एक खूबी ढूंढ लाते हैं, जिसका नतीजा आप देख लीजिए कि इतने साल गुजर गए और हम एक ढंग का अस्पताल हासिल नहीं कर पाए इतने बड़े देश। हाँ, मुझे लगता है कि मयंक आप सारे ऐसे हंसी मजाक उससे खुश मिजाज सवाल पूछते, मैं सारे सीरियस पूछूं, लोग नफरत करेंगे मुझसे। आप बिल्कुल नहीं, आपका विट मुझसे बेहतर है, मुझे पता है। रवीश, आपके जो मैंने सवाल पूछा उसके जवाब में, मयंक के एक्चुअली सवाल के जवाब में आपने कहा था कि जो लोग कुछ भी अपने हक डिमांड कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनका स्पेस डिमिनिश करके मीडिया उसका ध्यान। मुझे इस हक और अधिकार की बात की जो भाषा है उस पर बात करनी थी। ऐसा लगता है कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है सरकार के साथ, और उस रिश्ते में एडजस्ट करके रहना है। एडजस्टमेंट की ही भाषा है, कहीं पे अधिकार की भाषा है ही नहीं। तो क्या हम भूल जाते हैं मीडिया के लिए इस भाषा, इस एडजस्टमेंट की भाषा को अधिकार की भाषा बना सकता है? हम बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? सौम्या, हम सब अपनी जिंदगी में हमारी समझ बदलती है, नए नए लोग नई नई किताबों को पढ़ने से, नए नए संदर्भों से और दौर से भी। मुझे लगता था कि लोकतंत्र में नागरिक होना, वो जो जाकर वोट डाल देते हैं और चुनाव आयोग हेडलाइन अगले दिन बनता था कि 80% टर्नआउट हुआ, तो क्या डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। अब मुझे वो फुटनोट्स की तरह नजर आती है वो बात, कि वोट देना सबसे आसान काम, और वो कोई उल्लेखनीय बात नहीं है कि जिसका जिक्र किया जाए। हाँ, कम हो जाए तो जरूर उसका उल्लेख करना चाहिए कि वोट देने कम लोग आए। ज्यादा देना मतलब इतनी तैयारी कर रहा हूँ, सारा पोलिंग स्टेशन पर इतनी बंदूकधारी लोगों को खड़ा कर रखा है, अगर आप उसमें आकर वोट दे रहे, कौन सी बड़ी बात है ना। वो सब हटा दें और फिर लोग जा रहे हैं संघर्ष करके कि नहीं, हम वोट देकर रहेंगे, हम अपने वोट को लूटने नहीं देंगे, तब पता चलता कि वो वोट के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे एक बात समझ में आ गई है कि लोकतंत्र में नागरिक होना बहुत मुश्किल काम। ये देखने से लगता है कि चूंकि हम पैदा हो गए हैं, नेशनलिटी के आगे इंडियन लिख देते हैं। जैसे ही आप अपने नागरिकपन को हासिल करने की कोशिश करेंगे, 100 मुसीबतें आकर आपको घेर लेंगी, तब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा बवाल है। भारत में 2 चीज बहुत मुश्किल है, एक तो प्रेम कर लेना और दूसरा नागरिक। दोनों ही स्थितियों में एक ऐसी अनजानी भीड़ आपको घेर लेती है और वो आपका पीछा करने लगती है। तो इसीलिए प्रेमी समाज में हमेशा भागता रहता है
और नागरिक जो है वो जैसे ही नागरिक अधिकार की बात करता है वो कई तरह के आरोपों मुकदमों में उसे डाल दिया जाता है, कई तरह के विशेषणों में उसे बांध दिया जाता है, जिस तरह से आजकल उपमाएं दी जाती हैं कि आप अर्बन नक्सल है वगैरह वगैरह, एंटी नेशनल है, जिस तरह से। ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो वो जो भाषा है दोनों से आती है, संघर्ष से भी आती है, जहां आम आदमी जिसके पास साधन नहीं है अच्छी किताबों तक पहुंचने के लिए, या वक्त नहीं है, उसके पास इतना कम कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन अपने संघर्ष से उस भाषा को वो हासिल करता है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं। अगर वो सिर्फ अपने रोजमर्रा की नौकरी के संघर्ष में है, तब उसके पास भाषा नहीं बचती, क्योंकि जैसे जैसे जितना ज्यादा वो अपने आप को शोषण के लिए प्रस्तुत करता है और शोषण से अभ्यस्त होता है, वो नागरिक होने की या संवैधानिक वातावरण में होने के, संवैधानिक वातावरण में जो उसका अस्तित्व है उसे समझने के लिए या उस अस्तित्व को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी भाषा खत्म हो जाती। तो नौकरी में जुड़ने वाले लोग, उसके कन्वेयर बेल्ट पे जो जीने वाले लोग हैं, मैं मानता हूं कि वो भाषा विहीन लोग हैं। उनके पास भाषा नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है। वो ओ एच के ओके लगा देंगे, फिर ओ ओ ओके लगा देंगे, फिर स्माइली करेंगे। ऐसे ही भाषा विहीन लोगों के लिए तरह तरह की स्माइलियां और इस तरह के सांकेतिक चिन्ह फिर से वापस लाए, क्योंकि अब ये ना बोलने के लिए, बोलना इतना आसान नहीं है। बोलने के पहले आपके भीतर वाक्यों का एक निर्माण होना चाहिए और उन वाक्यों में एक स्पष्टता आनी चाहिए। और वो स्पष्टता कैसे आएगी? वो आएगी सूचनाओं के संग्रह से और तरह तरह के विविध संदर्भों से, कि अगर आपके संदर्भ जितना ज्यादा डाइवर्स होंगे, रेफरेंसेस, कॉन्टेक्स्ट जितना आपका व्यापक होगा, और उससे आपके वाक्य बनते हैं, आप अपने फलक को ज्यादा बड़ा करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। नागरिक इसे इतनी आसानी से वापस नहीं कर सकता है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि भारत की राज्य व्यवस्था ने पिछले 20 साल से, जब उदारीकरण का दौर आया, तो वो चाहे जाने में हुआ या अनजाने में हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका नतीजा यही हुआ कि हमारे युवकों को अच्छे कॉलेज नहीं मिले। जब कुछ एक दिल्ली बच गई थी, यहाँ की यूनिवर्सिटी में देश के हर राज्यों से लोग आ रहे थे, लेकिन जो कस्बे में रह गए फिल्टर होकर, जो राज्यों की राजधानी में रह गए, लाखों की संख्या में पिछले 20 साल में निकले छात्र जो हैं, वो बगैर टीचर के पास होकर आए हैं, बगैर अपने 10-12 किताबें अपनी जिंदगी में उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। ज्यादातर की यही हालत है। गाइड बुक से पढ़ी होगी उन्होंने, या फिर उन्होंने ट्यूशन जाकर पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला निकाला होगा कि इस सवाल का कोई ऐसा जवाब मिल जाए जिससे हम पास हो जाएं। तो वो भाषा हार, तो उन्होंने अपना कोई प्रयास नहीं किया, उनके प्रयास को किसी ने धक्का नहीं दिया। जैसे हम लोगों को बहुत सारे अच्छे शिक्षकों ने कुछ विचित्र विचित्र प्रकार की किताबें दी, जिन्हें हम बहुत हैरानी से देखा करते थे कि इसकी क्या जरूरत है, ये तो कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते इसमें बड़ा निवेश है, हमारे आपके होने में कई लोगों का निवेश है। तो उस तरह से लाखों की आबादी में कई लोगों का निवेश बंद हो गया। इसलिए उनके भीतर वो भूख थी, जिसके कारण वो व्हाट्सएप की मीम जब गलत इतिहास और उसकी समझ को लेकर लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि वो जमाने से कुछ पढ़े नहीं। और जब कोई सूचना उनके पास ज्ञान के रूप में अवतरित हुई, तो उन्हें लगा कि हाँ, यही सत्य है, नेहरू मुसलमान हो सकते हैं। तो जो अफवाह की डिजाइन थी वो इस बात पर आधारित थी कि एक हंगर है, हमने उस भूख को पहचाना नहीं। जब तक उस भूख की पूर्ति के लिए हम अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे, पढ़ने की सामाजिकता का विस्तार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो भाषा लोग वापस कर पाएंगे। और आप देखिए कि न्यूज चैनलों की जो सार्वजनिक भाषा है वो यही तो कर रही है ना, कि आपको भाषा से निहत्था कर रही है।
अगर आपके पास भाषा है भी और आप खड़ी होकर कह रही हैं अकेले कि आप अमुक चीजों को नहीं मानती हैं और आपका गलत ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आपको एक तरह से वो आपको निहत्था कर दिया जाता है। एंकर अब वो सूचना की भाषा नहीं बोलता है, वो लठैत की भाषा बोलता है, वो एक तरह से हत्यारे की भाषा बोलता है। वो डॉन है, वो न्यूज एंकर नहीं है। उससे क्या हुआ? उससे लेजिटिमाइज हो गई इस तरह की भाषा कि हाँ ये बोली जा सकती है। लोकतंत्र में पब्लिक स्पेस ही है जो भाषा की लेजिटिमेसी का एक बड़ा मंच है, साहित्य के अलावा, जिससे हमारा रोजमर्रा का सामना होता है, लेन देन होता है, वो सार्वजनिक मंच है। अगर उस सार्वजनिक मंच से ही भाषा की वैधता का मतलब बदल दिया जाए और वो चीजें वैध हो जाए जो पहले अवैध मानी जाती थी, तब आपके पास कोई भाषा नहीं बचती। और इस भाषा को हासिल करने के लिए मुझे जो सिंपल हमारे मास्टर, मैं कमजोर विद्यार्थी था तो हमारे साथ के लोग कहते थे कि पढ़ना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। तो सिर्फ लड़ने से भाषा नहीं आएगी, पढ़ने से भी भाषा आएगी। और जो हम सब की समझदारी है उसका सार्वजनिक वितरण होना चाहिए, ज्ञान का पीडीएस सिस्टम होना चाहिए। अभी तक 14 से पहले हम या आपकी सबकी यही प्रवृत्ति होगी कि हम अपने लिए पढ़ा करते थे। अब मैं सोचता हूं कि मैं अपने लिए कुछ भी ना पढ़ूं, मैं वही पढ़ूं जो 10 लोगों को बता सकता हूं और कितनी जल्दी मैं उससे सोशल मीडिया पर डाल सकता हूं। जब मैं अभी ग्वालियर गया था, ये मैं किताब दिखाना चाहता हूं। ये बहुत सुंदर तरीके से ये वहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, आईटीएम यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने लोहिया पर ये पुस्तिका छापी है और लोहिया की इस पुस्तिका का नाम है नागरिक स्वाधीनता। राम मनोहर लोहिया 1936 के साल में नागरिक अधिकार क्या होने चाहिए और नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिक बोध का क्या मतलब है, ये उस वक्त लिख रहे हैं जब हमारे पास नागरिकता नाम की चीज नहीं थी और इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं। तो ये मैं पढ़ते ही 10-12 पन्नों का बहुत सुंदर छपाई है इसकी, और ये लोहिया का की जवानी का चेहरा है और ये इसका कवर है सुंदर। मैं तुरंत फेसबुक पर डाला कि कोई तो जान जाए, कोई तो पढ़ेगा, 10 लोग ही सही। अगर मेरी वजह से 10 लोग जान गए तो मेरे लिए वो संख्या 10 लाख के बराबर की संख्या है, क्योंकि मेरे टीचर के क्लास में 50 लोग ही थे जिनमें से मैं एक। उन्होंने मुझ पर मेहनत की, तो अगर एक से मैं 10 लाख तक लोगों तक पहुंचाने के लायक बन सकता हूं, तो हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद कोई 10 में से कोई एक ऐसा होगा जो मुझसे भी ज्यादा कम्युनिकेटर होगा और ज्यादा लोगों तक उस बात को पहुंचाएगा। अभी तक हम सारे आंदोलन कर्मी भी अपने लिए जानते थे, उन सब के भीतर एक नॉलेज को लेकर एरोगेंस था, ये तुम नहीं समझते हो, ये हम समझते हैं। हमको अब दूसरे दौर में आना पड़ेगा कि हम जो समझते हैं क्या ये सही है, उसे आपको दूसरे के सामने रखना पड़ेगा और उसका विस्तार वितरण की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत मेहनत का काम है, लाखों शिक्षकों का काम हम आप जैसे लोग कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया क्लासरूम में। वो अभी भी अपने फेसबुक पर अपने ही किताब के बारे में लिखते रहते हैं। एक टीचर को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। एक बड़ा प्रोफेसर अगर सिर्फ अपनी किताब की बात करेगा, उससे दूर रहना चाहिए उसके ज्ञान से। एक प्रोफेसर का काम है कि वो 100 किताबों की बात करे। अब मैं प्रोफेसर का काम नहीं कर सकता, मेरे पास जीवन में बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कोई किताब मैंने अगर पढ़ी है तो मुझ तक आने वाले लोगों तक उस किताब को पहुंचा दी जाए। मैं आधे से ज्यादा इन लेखकों को सशरीर नहीं जानता हूं, देखा तक नहीं कि कौन लोग हैं। बस मेरा एक जुनून है कि ये किताब लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। मैं कई प्रोफेसर को देखता हूं वो सिर्फ अपनी किताब की बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आपके क्लासरूम में बैठा जो टीचर है, स्टूडेंट है, वो सिर्फ आप ही की किताब के बारे में जान रहा है। इस तरह की संस्कृति से और छोटेपन से हम सबको मुक्त होना है। आपकी लाइब्रेरी में जो किताबें, आप लोगों को बताइए क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इससे आपको क्या मिला। वो किताब ही दुनिया में रह जाएगी, हम और आप नहीं रहने वाले। भले ही वो किताब शेल्फ पे रखी होती है, लेकिन आदमी तो शेल्फ में नहीं होता ना, वो एक दिन चला जाता है। तो वो जो ज्ञान खंड है, आप अलग अलग दुनिया से, आपने अपनी नौकरी छोड़ी,
इस तरह के पेशे में आई हैं। ये बहुत अच्छा एक तरह से चेंज है, ये करना चाहिए सबको। ठीक है, बहुत बहुत तो है, लेकिन अब वो इंजीनियर बन गए हैं तो पढ़े तो। हमारे देश में जो मर्द हैं, शादी में जैसे ही दहेज के बाद वॉशिंग मशीन आ गया, मिक्सी आ गया, ये सब आ जाता, हमारे लड़कों को खरीदना नहीं पड़ता भारत के समाज में। 90% मर्द। अब आप सोचिए कि जो दहेज लेकर शादी कर रहा है उसकी नैतिकता कॉम्प्रोमाइज है ना, वो गिल्ट में है। वो सिर्फ इस चीज से नहीं लड़ सका। मैं मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए देश के लिए। मैंने कहा सबसे आसान काम बताता हूं, कपड़े की क्रीज खराब नहीं हो, ना पसीना आएगा, ना चेहरे की रंगत उड़ेगी, सिर्फ मना कर दो कि हम दहेज नहीं लेंगे। इतना सा काम इस देश के नौजवान नहीं कर पाते और हम उनसे बदलाव की उम्मीद करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो लेवल नहीं है ना, उन्हें उस लायक नहीं बनाया गया। अगर हम उस लायक बनाए, जो देश का जो नौजवान सिर्फ इस एक बुराई से जीवन में, जिससे लड़ने के लिए और जिसको जीतने के लिए किसी प्रकार की मेहनत की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के संगठन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना कह देना कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा मंडप तक अगर दहेज लिया गया। तो आप सोचिए कि ऐसे पिताओं के, ऐसे चाचाओं के, ऐसे मामाओं से भरे हुए हमारे सामाजिक परिवेश हैं। अब ऐसी जगह, ऐसे परिवेश में अगर आप नैतिकता की बात करेंगी तो आप अपराधी घोषित कर दी जाएंगे। बहुत मुश्किल है इस देश में प्रेम करना और नागरिक होना। सबसे आसान काम मैं नौजवानों से कहता हूं, तुम दहेज नहीं लो, बस बाकी जीवन तुम सारे समझौते कर लो। सिर्फ एक जो शुरुआत में जो तुम कदम बढ़ा रहे हो, सिर्फ एक सामाजिक बुराई से लड़ लो और डिक्लेयर कर दो कि हो गया जी, मैंने एक फाइट कर ली और जीत लिया, अब मुझे अब बाकी चीजों से मतलब नहीं, मैं अपना लाइफ जीऊंगा। वो भी काफी है। तो इस तरह से अनैतिकता से दबा हुआ, बोझ से कुचला गया वो नौजवान नहीं लड़ सकता है ना। जो अपनी पत्नी से निगाह नहीं मिला सकता है, वो समाज से कैसे निगाह मिलाएगा और फिर कैसे लड़ेगा। तो हमें उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और तो लड़कियों बहुत के लिए मुश्किल है। मेरा जवाब काफी भटकता हुआ यहाँ से वहां चला गया। लड़कियों के लिए बहुत लड़कियों के लिए क्या जरूरी जवाब। मॉल में जाता था, ये भक्त टाइप के लोग मिल जाते थे और मुझे खराब तरीके से बात करते थे, तो मैं उनकी पत्नी के सामने कह देता था, ये जो अभी इतने राष्ट्रभक्त हैं, शादी करते वक्त वॉशिंग मशीन ली थी या छोड़ दी थी। और ये इस बहस में मैं 99% मामलों में विजेता बन के आ गया। सिर्फ एक मामला हुआ था जिसने कहा था कि बंद कीजिए, मैंने दहेज नहीं लिया, तो मेरी बात का जवाब दीजिए। तो देखिए कितना बड़ा कम चांस है ना। 99% केस में जो आदमी आक्रामक होकर राष्ट्रवादी बन के भाषण दे रहा था वो चुप हो गया। पत्नी के सामने सिर्फ कह दिया कि दहेज लेकर शादी की थी। नहीं, इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक ये कहीं नजर नहीं मिलाने के लायक थे, छुप के रहते थे। और छुप के रहने के लिए कैसे समाज में जाएं, तो जगराता करते थे। भाई भगवान जी भी तो देख रहे हैं ना कि तुम सही बंदा नहीं हो। भगवान जी तो सही हैं, उनको तो पता है ना, तभी तो वो जो सही बंदा नहीं है उनके पास जाता है तो मेरे कुछ पाप मुक्त हो जाए। तो ऐसे लोगों को पहली बार सांप्रदायिकता से, ये फर्जी राष्ट्रवाद से मौका मिला लोगों से आंख मिलाकर बोलने का। वो अनलिश हुआ जो घर में कॉम्प्लेक्स में रहता था, जिसका कोई भी सामान अपना नहीं है, जिसने क्राइम किया ना एक तरह से, 50 लाख दीजिएगा तब आपकी बेटी से शादी। ऐसे मर्दों से आप इस देश में कल्पना करें कि वो नागरिक का धर्म निभाएगा, थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए मुझे जो उम्मीद है वो औरतों से, कि औरतों ने ये इमोरल क्राइम नहीं किया है कि मैं तभी शादी करूंगी जब आप मुझे 2 करोड़ दहेज देंगे। तो भारत की जितनी भी लड़कियां हैं वो इस अनैतिक इस अपराध से और इस अपराध बोध से मुक्त लड़कियां हैं। उन्होंने बाय डिफॉल्ट या चाहे जैसे भी, उन्होंने ये क्राइम नहीं किया है। इसलिए नागरिकता के विकास का कोई भी प्रयोग अब अगर कहीं सफल होना है तो औरतों की दुनिया में होना है। वहां भी बहुत मुश्किल है, वहां भी पितृसत्ता दूसरे तरीके से देवी बनाकर वो जो ठगा जा रहा है हमारे देश की औरतों को, है ना, वो उससे निकल जाएंगी, एक दिन वो समझ जाएंगी। लेकिन उम्मीद वही है। इसलिए आप देखिए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कितनी ज्यादा संख्या में लड़कियां बाहर हैं, और इसलिए इनकी हालत खराब हो गई कि ये लड़कियां कैसे बाहर आ गई। और वो सिर्फ वो बाहर ही नहीं आई थी, उन्होंने इनके सांप्रदायिकता के तमाम प्रोजेक्ट को चुनौती देना शुरू कर दिया था। जब स्टीफेंस कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में बड़ी संख्या में लड़कियां बाहर
तो नागरिक अधिकार की जो समानता का जो बोध, जो नैसर्गिक बोध जो है, पैदाइशी जिसे कहते हैं, ना समझ ना होते हुए भी अगर किसी में है तो औरतों में है, मर्दों में नहीं। क्योंकि वो लड़का या तो अपराध करने जा रहा है, कॉलेज में है, अगर स्टीफेंस में पहुंच गया है, तभी से उसके घर में डाउरी की बातें होने लगती है। ये सारे हीरो लोग जो कैट लोग घूम रहे हैं ना, अमेरिका से लेके सबकी ये असलियत मैं जानता हूं। और ये मेरा ट्रम्प कार्ड है भाई, बताओ तुमने दहेज लिया है कि नहीं लिया? लिया है तो फिर तुम ठीक है, तुम्हारी सारी बातें, अब तुम क्या बात कर रहे हो? अब तुम इतने बड़े नेशनल प्रोजेक्ट पर सिटीजन बनने का दावा थोड़ा कम करो, थोड़ा विनम्रता से बात करो, उग्रता से नहीं तो लौटा के। इसलिए बहुत मुश्किल है हमारी समाज में ना, अनैतिकता के बहुत सारे मानक हैं, बहुत ज्यादा, इतना फॉल्ट लाइन है इस सोसाइटी में कि आप सिर्फ 1000 तरह के फॉल्ट लाइन है, इससे लड़ना एक पूरा जीवन बीत जाता है। मतलब आप समाज से क्या ही जीतिएगा, खुद से ही जीत लें तो खुद से आप 100 बार हारते हैं, अपनों की वजह से हारते हैं, अपने दोस्तों की वजह से हारते हैं, कई बार चुप रहना पड़ता है, कई बार देखना पड़ता है क्या हो रहा है। बहुत तरह की अनैतिकता है और भारत में अनैतिकता का सामाजिकरण हुआ है। जो इमोरलिटी है उसका सोशलाइजेशन ज्यादा हुआ है, जो मोरालिटी है उसका सोशलाइजेशन बहुत कम हुआ है। तो ऐसे इमोरल सोसाइटी में, ऐसे सोसाइटी में जहां इमोरलिटी का, अनैतिकता का समाजीकरण हुआ हो, वहां पर राजनीति के जरिए आप नैतिकता स्थापित नहीं कर सकते, उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ये चुनौती का काम है और इसमें जितना ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे, अच्छी बात यह है कि अब एक नजर नहीं आता है, 100 नजर आते हैं। मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ, बहुत सारे नौजवान लड़के हैं, वो सब। तो मैं सबसे, जब मुझसे पूछते हैं बताइए मैं क्या करूं, कि देखो अगर अभी तो कितनी अच्छी बात है कि तुम अभी से कुछ करना चाहते हो, और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन में जब आगे जाओगे तो तुम और ज्यादा कुछ करना चाहोगे समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन ये दहेज मत लेना, नहीं तो फिर तुम्हारे कदम पीछे धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। तो अपने आप को पहले ही दिन से अनैतिकता के उस शिकंजे से आजाद कर लो, तब जाकर धीरे धीरे तुम नैतिकता की लड़ाई लड़ पाओगे। वो भी बहुत हारना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अनैतिक है ना यहाँ पर। नैतिकता का कोई संस्थागत स्वरूप नहीं है यहाँ। अगर किसी चीज का संस्थागत स्वरूप है हिंदुस्तान में, तो वो अनैतिकता है, वो झूठ है। उसमें आप सच को लेकर लड़ने जाइएगा तो आप ही झूठी हो जाएंगे। आपके दामन पे वो काजल, वो जो दाग लगने वाले हैं, उसके दाग, वो तो दागों से भरा हुआ है, वो तो दाग से सफेद हो गया। आपके सफेद कुर्ते पर दाग लगेगा। दाग अच्छे हैं। सुबह सुबह अभी आप जब ये भी कह रहे हैं तो ये संभव है कि सुबह सुबह एक पूरा कुनबा है लिबरल्स का जो सुबह उठते ही आपको जो है गाली बकने लग जाता है, और उसको रवीश कुमार के इस स्टेटमेंट में भी शायद जेंडर और कास्ट को लेके प्रॉब्लम दिख जाएगी। आपने नोटिस किया है ऐसे लोगों को? मतलब मैं दावा कर सकता हूं कि मैं ऐसी कोई बात बोलूंगा जो हर तरह के अंतर्विरोध से आजाद हो? ये तो मैं तभी ऐसा हो सकता है कि जब मैं हर तरह की समस्याओं को डिटेल में जान गया हूं, विद्वान हो गया हूं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता, और मैं संपूर्णता से बहुत घबराता हूं, क्योंकि ये कोई चीज नहीं है दुनिया में संपूर्णता नाम की। लेकिन हाँ, अधूरेपन से संपूर्णता की तरफ बढ़ना जरूर है। लोग बहुत तरह की उम्मीदें पाल लेते हैं मुझसे। जाहिर है कि मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है, ना ही मेरे पास पीयूष गोयल जैसे मंत्री हैं जो मैं कोई ट्वीट करूं तो वो 10 बार रीट्वीट कर दे। तो मैं बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर फेल भी होता हूं, मैं रोज फेल होता हूं। और जो विषय मैं चुनता हूं, आप जान लीजिए कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर विषय जो होते हैं वो मैं नहीं कर पाता हूं, संसाधन की वजह से भी, और दूसरी मेरी अपनी सीमाओं की वजह से भी। बहुत सारे आप अगर अकाउंटिंग के डिटेल लाकर रख दें, मैं नहीं समझ पाता हूं। मैं कोई अकेला काम करने वाला इंसान हूं, मैं जो नहीं समझ पाता मैं उसका क्या करूं? तो मैं तो रोज शो में बोलता हूं मुझे गणित नहीं आता है, और जिस शो में कल बोल रहा था उसमें भी गलती कर दिया। अच्छा। तो किसी ने समझाया कि आपको नहीं लगता आपका मैथ्स गलत है? मैंने कहा सर अब तो गलती हो गई, अब बताइए मैं क्या करूं? मैं तो या तो मैं इसका जिक्र, तो मैं दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ता है।
लिखने के बाद भी लोगों को भेज देता हूँ, ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। अब उसने कई बार लोग संदर्भ नहीं समझते हैं, बोलते हाँ ठीक ही लग रहा है। तो वो गलती मैं रोज इस तरह से कर जाता हूँ। हाँ, मुझे हर कोई गाली देता है और अब थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। पहले झूठ नहीं कहूंगा, पहले जरूर परेशानी होती थी, ऐसा लगता था कि मैं क्या समझा जाऊंगा, क्या कैसे देखा जाऊंगा। इससे बहुत हद तक अब आगे निकल आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अहंकारी हो गया हूँ, मैं अभी भी अपनी बातों को लेकर, अपने आसपास होने वाली बातों को लेकर संवेदनशील हूँ। और बस इतना ध्यान रखता हूँ और चाहता हूँ कि मुझसे कोई भयानक गलती ना हो। और ये इतना ही, अगर इससे ही बच के निकल जाऊं तो बहुत है। और अब मैं बहुत थक भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अपने बारे में क्या ही कहें कि कोई भी पत्रकार इस 10 साल तक 16-17 घंटा रोज काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और वो थक जाता है। जैसे अब मैं ये शर्ट पहनता हूं तो मेरा हाथ नहीं उठ पाता है, दोनों हाथ नहीं उठ पाते हैं, बहुत दर्द होता है। काफी टाइम लगता है शर्ट को पहनने में, कई तरह का एंगल लगाना पड़ता है। तो या फिर अब एंकरिंग के लिए जैकेट डालना होता है, तो इतना आसान नहीं है कि पहले तुम यहाँ से डाला वहां से डाला, वैसे नहीं किया। एक एंगल पे ये हाथ ऐसे उठता चुभता है, इसमें भी कुछ चुभता है। तो पिछली बार जब मैं आकाश से बात कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे लिखा कि इस तरह का आप लैपटॉप यूज कीजिए या फिर कीबोर्ड यूज कीजिए। कई फिजियोथेरेपिस्ट ने, डॉक्टर ने लिखा कि हम आपकी मदद करते हैं, पर वो कब मदद करेंगे? मुझे समय मिलेगा तब तो मदद करेंगे। अब यही 2 घंटा का समय होता है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, 1 घंटा तक कुछ व्हाट्सएप देखा या चाय पी। अब उसी में भी हम अगर फिजियोथेरेपी कराने चले जाएं तो मेरे पास कोई अपना स्पेस नहीं होगा। 8 बजे से काम से कुछ नेटफ्लिक्स तो एक तरह से थक भी गए हैं मैं कितना। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, थकान की आप बात कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं कभी, मौका मिलता है? नहीं, मेरे पास समय नहीं। फिर कैसे कभी कोई समय निकालते हैं? नहीं, कोई समय नहीं। मैंने देखा कि मैंने जब सौम्या को कह रहा था कि नागरिक होना इतना आसान नहीं है, पढ़ना पड़ता है, तो इस चक्कर में बहुत सारी फिल्में छूट गई। अब वो सब मेरी जिंदगी का अब हिस्सा नहीं है। अब मैं सिर्फ यही काम करता हूँ या ये काम नहीं करता हूँ, बस। इसके अलावा वो चीजें ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। कोई मेरी इस बात से प्रभावित ना हो, क्योंकि मैं इस मॉडल के बहुत खिलाफ हूँ कि मैं ऐसा किया तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। मुझे वो अच्छा लगता है कि जो जिंदगी जिए, थोड़ी कविताएं पढ़े, कहीं जाके गिटार बजाना आता है तो सड़क पर जाके बजा दे और फिर अपना काम भी करे। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। और दिन भर खटने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो मैं कमजोर विद्यार्थी था और संसाधन कम थे, तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ गया। लेकिन मैं इस बात के हक में रहता हूँ कि 8 घंटे के बाद खत्म कीजिए। अगर मुझे गिटार बजाने आता, जो कि नहीं आता, तो मैं जरूर चौराहे पे जाके गिटार बजाऊं। अब कुछ आता ही नहीं तो मैं करूं क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन आप गाने शेयर करते रहते हैं फेसबुक पे अपने हर 2-4 दिन में। वो मेरी दमित इच्छा है। वो गाने, उन गानों की बड़ी दिलचस्प कहानियां होती हैं। आप जो भी गाना शेयर करते हैं आमतौर पे, उसमें कई गाने ऐसे होते हैं जो मैंने महसूस किया है कि शायद किसी दौर में आपके दिल के बहुत करीब रहे, या आपने बहुत सुने हैं, या अचानक से आपको याद आए हैं और कहीं टच कर गए। ऐसे गाने हैं ज्यादातर वो जो आप फेसबुक पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं। दौर पे भी हैं और मतलब मेरे होने, अगर मेरा कोई स्वरूप है तो उसके निर्माण में इन खराब गानों की बहुत भूमिका है। इसलिए कोई इन्हें खराब कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। नहीं, खराब मैं कहता हूँ कि हाँ भाई, यही मेरे शानदार गाने, यही मेरा टेस्ट है, मैं क्या करूँ। अगर मुझे गोविंदा और नीलम का गाना मैं से मीना सेना साकी से अगर बहुत शानदार लगता है, मुझे लगता है इससे सुंदर गाना कोई बना ही नहीं है। शानदार गाना है। तो मैं क्या करूँगा? अभी हाल फिलहाल में किसी ने इतालवी गाना भेजा तो वो भी मैं सुनने लगा। मैं नाम भूल गया उनका, आंद्रिया बोकोली ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो वो बड़ा शानदार गाता है भाई। वो तो मतलब कमाल का ओपेरा और ये सब। मुझे लगा कि इनको हम जानते नहीं। हाँ, आंद्रिया बोसेली या बोकेली होगा, बड़ा शानदार गाने वाले हैं। तो ये अभी पता चला मुझे। और नए नए गायक मुझे मिलते रहते हैं, जैसे
कंवर ग्रेवाल हैं जो पंजाबी में सूफी गाते हैं, बड़े शानदार गाने वाले लोग हैं। तो मुझे गानों से लगता है कि मेरा कुछ फॉर्मेशन होता है, जो मिट्टी दरक जाती है, लगता है किसी कुम्हार ने फिर से एक नरम मिट्टी की परत लगा दी है, तो मुझे सुनना अच्छा लगता है। और उसे लेकर मेरा कोई बहुत सूक्ष्म बोध हो ऐसा नहीं है। और जरूर वो सब भी गाने सुन लेता हूँ, अच्छे और फाइन वाले, लेकिन मुझे वो आग ही आग टाइप के गाने अच्छे लगते हैं, शोला और शबनम शबनम टाइप के। हाँ, जी, क्या तो करूं? वो हालांकि हमारी एक पूरी पीढ़ी है जिसका नॉस्टैल्जिया, मैं आपसे कह रहा था नॉस्टैल्जिया है वो। ये आप एक बात और बता रहे थे कि आप वो वाले मास्टर हो गए हैं जो सबको डांटते रहते हैं आजकल। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और आप जो है डांट रहे होते हैं उनको, क्या कहानी है? हाँ, लोग सुन भी लेते हैं डांट, मतलब लोगों ने लगता है कि दादाजी की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उम्र भी हो गई है तो लोग सुन भी लेते हैं। मुझे लगता है कि एक बार बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक पेस में जा रहा होता है और अचानक मतलब हर दिन मेरी सोचिए मेरी क्या जिंदगी है, 10 मैसेज पढ़ता हूँ और 10 में लिखने वाला तबाह है अपने हालात से, और लिखता है आपसे ही उम्मीद है, आप नहीं करेगा तो कौन करेगा, और 2 मिनट जवाब नहीं देता हूं तो फिर वो लिखता है कि मैं समझ गया आप भी उसी तरह के न्यूज एंकर हैं, टीआरपी वाले हैं, वो वाले हैं ये वाले हैं, और हाथ दुख रहा है, दर्द कर रहा है, मतलब इसको क्या लिखूं। वो लिखने में भी कि भाई साहब मैं आज छुट्टी नहीं मना रहा हूँ, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन है, ये 24 घंटा दिख रहा है तो फ्री है। मेरा ऑनलाइन, मेरा सारा रिसोर्स वहां से आता है व्हाट्सएप से, जो लोगों को मैंने जोड़ रखा है। तो मेरा स्क्रीन टाइम जो मेरे फोन का 14 घंटा 12 घंटा, ये हेल्दी नहीं है, वैसे ये हेल्दी नहीं है। इसलिए लगता है कि अब धीरे धीरे इस पेशे से दूर चला जाए, क्योंकि थोड़ा आपको पीछे हटकर थोड़ा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जीवन को और तरीके से समझना चाहिए। लेकिन भारत जैसे समाज में ये संभव नहीं है कि आप एकदम से दूर चले जाएं, वैसे ही कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होती है। तो अब ये सिर्फ आजीविका का मामला भर हो गया है, तो जो आनंद आता था वो आनंद अब धीरे धीरे कम भी होने लगा। लेकिन किसी एक दिन कुछ हो जाता है, मैं कि कुछ चिंगारी सी आ जाती है, वो बैठ के इस तरह से बना देता हूँ। जैसे कल ही मैं बिहार के हेल्थ पे बना रहा था जी, और बनाने से पहले कुछ नहीं था, 4 लाइन का एक इंफॉर्मेशन था, किसी ने भेजा था, उससे डेवलप करते करते जब मैं शो देख रहा था मैं खुद ही डर गया देख के। लिखते समय भी कई बार झंझनाहट हो जाती है कि जब आप फाइनली जब लिखते हैं, तो हम लोग बात करते हैं सुशील वृंदा इन लोगों से, तो हम लोग खुद घबरा जाते हैं कि ये क्या स्क्रिप्ट है ये इस तरह का। जब बाद में वो जब एडिट होकर ऑन एयर जाती है तो उसका भी बड़ा असर होता है। आपका काम खत्म नहीं होता है, 9 से 10 भी आप उस तरह से झंझनाहट में देख रहे होते हैं, उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाओं से गुजर रहे होते हैं, उसके प्रवाह में आप बहुत देर तक रहते हैं, तो पूरी रात खराब हो जाती है, तो कहीं पे ब्रेक नहीं है। मुझे पता है पे आप काटना पर मेरे पास अब लिखने वाला ने तो मुझे लिख दिया, मुझे ताने दे दिया, पर लेकिन वो ताने देने के बाद वो फिल्म देख रहा होगा, वो नेटफ्लिक्स देख रहा होगा और 100 काम कर रहा होगा, लेकिन मैं कोई और दूसरा काम नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो और मैं बार बार कहता हूँ कि ये हेल्दी नहीं है, हमेशा इस तरह के जीवन के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। कोई जीवन थोड़ी होता है कि आप दिन भर काम करते रहो। सौम्या के दिमाग में मुझे पता है आपने जो कि वो छेड़ दिया है, तो बिहार चुनाव को लेकर कुछ चल रहा होगा पक्का पक्का। सौम्या तुम क्या तुम कहने वाली हो अभी? नहीं, मैं बिहार चुनाव पे नहीं, मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं सब सीरियस सवाल ही पूछ रही हूँ। मुझे रवि साहब ने जो बात कही कि ये हेल्दी नहीं है, पर आपको नहीं लगता कि आपको लगता है एक्चुअली, बट ये एक मैराथन है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, और हम लोग सब इसको स्प्रिंट की तरह लड़ रहे हैं, और इसीलिए शायद तमाम प्रोग्रेसिव या लिबरल्स या जो भी लेबल्स कह लें, वो सब थोड़े थक गए हैं, वो लोग सब हार मान चुके हैं। शायद मैं आपके लिए नहीं कह रही, पर मैं एक वाइडर जनता के लिए कह रही हूँ। ये तो एक समझ बनाने की लड़ाई है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। हम लोग जिस रास्ते पर हैं और ये अनंत है, जो हम कर रहे हैं उसी काम को बार बार करने की जरूरत है, और 1000 लोगों के जरिए करने की जरूरत है। तो इसे थकने की बात नहीं है। ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हो जाऊं, एक कमरे में बंद हो। कितने दिन हो गए किसी से मिले हुए, और समय ही नहीं है। कोई बुला देगा लंच पे तो मुझे घबराहट हो जाती है कि मैं फिर कैसे छोड़ के जाऊंगा अभी। और क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है।
पॉलिटिकल पार्टी एक संगठन है जो किसी को अगर हम लिबरल कह देते हैं या किसी को हम सेक्युलर कह देते हैं, ये सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे में काम कर रहे हैं। तो उन सब की वही स्थितियां हैं, हताशा की स्थितियां होती हैं, लेकिन वो तो आप उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप तो कोई भी चीज सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में तश्तरी पे रखकर नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं एक सार्वजनिक जीवन में भी चाहता हूं कि एक पर्सनल स्पेस और की समझ भी बने। जैसे आप देखिए, जनता विधायक चुनती है, तो आप विधायक चुनते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में समझ बनाने, उसे विधानसभा के स्तर पर एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन ज्यादातर एमएलए एमपी श्राद्ध और जन्मदिन में ही घूमते रहते हैं अपने क्षेत्र में। क्यों कोई बुलाता है और वो क्यों जाता है इस काम के लिए? वो चुनाव नहीं लड़ता है। उसका काम है कि जनता के एप्लीकेशन लेके इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जाए और ज्यादा काम कराए। मतलब ये दिखाने के लिए लोग भी कहते हैं आप मेरे पास आए नहीं। एक विधायक अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबके घर जाने लगेगा तो फिर तो वो चोरी करेगा। कहां से पैसा है? और सबको अगर अपने घर में, एक आम आदमी के पार्टी में अब जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी तो एक एमएलए का फोन आया, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी बहुत सैलरी वाली और एमएलए बना। उसने बोला कि मैं एक बहुत क्राइसिस में हूं, एमएलए की तनख्वाह बहुत कम है और हम बहुत मिनिमम जीवन जी रहे हैं, हम पति पत्नी, हमारा किचन भी बहुत खराब है, लेकिन 1 लाख रुपए का लोग चाय पी जा रहे हैं, हम कहां से ये पैसा लाएं? तो हमें क्या करना चाहिए? उसे इतना क्राइसिस हो गया कि कहां से लाए? बोला मैं चोरी नहीं कर सकता, तो मैं 1 लाख रुपए का अगर लोगों को सिर्फ चाय पिलाने लगूंगा तो विधायक क्या करेगा बेचारा? तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आप विधायक के पास जा रहे हैं, जरूर पानी पीजिए, लेकिन आप चाय नाश्ता भोजन का अगर आप उससे उम्मीद करने लगे तो आप खुद भी तो उसमें प्रक्रिया में शामिल है ना। उसका अभी क्या सैलरी है विधायक की? 1 लाख रुपए की सैलरी 1 लाख रुपए है। अगर उसको 10 लोग ऐसे ही रखने होते हैं फोन अटेंड करने के लिए, कोई फ्री में तो रहेगा नहीं। तो ये सब चीज का हमने एक बना रखा है कि आपका कोई अपना टाइम नहीं होता है, और ये इंस्टीट्यूशन में भी घुस गया है कि नहीं आप काम करते रहिए, मर जाइए करते करते यार। फिर भी मैं सैटरडे संडे को बिल्कुल, मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक ठाक कटा रहता हूँ सैटरडे संडे को, लेकिन वो उस वेव से आप बाहर नहीं निकल पाते। ये मंडे को क्या करना है, ये क्या हो गया, 2 दिन कुछ हो जाए ऐसा बड़ा, तो आप पूरी तरह से कट नहीं पाते। तो हमारा जीवन ऐसा है कि हम दिन भर उसमें शामिल रहते ही हैं। कोई कहे भी तो भी, कोई ना भी करे तो भी आपको देखना पड़ जाता है कि आप अभी क्या हो रहा है, कहाँ क्या हुआ, या बातें आप तक पहुंच जाती। चूंकि आप बिहार से लोग में इस समझ बनती है, तो चूंकि आप बिहार में देखने लगे, मैं इससे बड़ा तंग आ गया जी, मुझे बड़ा मन कर रहा है पीला जूता लाल शर्ट पहन के सफेद पैंट पहन के घूमते हुए लेकिन क्या करें, वो कर नहीं सकते। ये मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपका जो ब्लॉग है, आपका जो ब्लॉग है पुराना कस्बा पे 2009-10 में जो आपने टिनहैया हीरो वाली एक जो छवि खींची थी, पटना की सड़क पे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के से देखे हुए कपड़े दर्जी से सिलवा के वो पहन के चला आ रहा है, और टेलर को लोग एक वक्त में साथ ले जाया करते थे सिनेमा फिल्म दिखाने के लिए कि ऐसी पैंट शर्ट तुमको सी के देनी है हमको। तो जैसे बिहार, चूंकि बिहार से यार आप पटना वटना तमाम जगह का पुराने ब्लॉग्स में तो बहुत जिक्र है, अब मुझे लगता है कि शायद वो चीजें लिखने का उतना वक्त नहीं मिलता होगा। तो बिहार एक बिहारी होने के नाते चुनाव को लेकर उत्साहित है कि वो सब खत्म हो गया है, कैसे देख रहे हैं इस बार? थोड़ा मजा है कि नहीं है? नहीं, मैं वही समझदारी के साथ साथ चीजें बदलती हैं कि क्या होता है कि चुनाव जब भी शुरू होता है ना, लोग कौन जीतेगा कौन हारेगा सिर्फ यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और हम जैसे आप जैसे लोग हैं कि हेल्थ पे स्टोरी कर रहे हैं, नौकरी पे स्टोरी कर रहे हैं, शिक्षा पे स्टोरी कर रहे हैं, उसे कोई जानना ही नहीं चाहता। तो बहुत जनता भी ना नेताओं को बहुत आसानी से छोड़ देती, जाने देती है, उससे कम से कम पकड़ के घेर के पूछती, उससे बातें करती, वो हो नहीं पाता। तो इसलिए ये जो चुनाव आयोग वाला जो चला है ना, इसने इसकी भूमिका को बदलने की जरूरत है। हमारा चुनाव आयोग आउटडेटेड चुनाव आयोग बड़ा बंद सा है। इसका एक ही काम है कि आके कहता है कि हाँ वोट दीजिए, 2-4 आर्टिस्ट को ले आएगा, कभी गाना गवाएगा, कभी कुछ करेगा कि हाँ चुन्नू भी आओ, मुन्नी भी आओ, वोट दो।
हाँ। और दिल्ली के चुनाव में सोचिए कितना, मतलब मैं बहुत हैरान हुआ कि चुनाव आयोग दबंग शब्द का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मतदाता होना अगर दबंग होना है तो फिर गुंडा होना भी, बाहुबली होना भी सही बात है। फिर कौन लोग बैठे हैं चुनाव आयोग के भीतर जो मतदाता को दबंग के रूप में दिखाना चाहते हैं? वो वोट दे दिया इसलिए, ये कौन सा बड़ा काम है भाई? आपका काम है वो वोट, आप कहिए कि मतदाता ये हमारा समझदार मतदाता है, ये सब पता करके जाता है, बहुत ही चतुर है, ये किसी के झांसे में नहीं आता है। मुझे वो मतदाता पसंद है। दबंग मतदाता क्या होता है? तो उस तरह से, और वो देखिए जब और होता है, ये वो चुनाव आयोग कह रहा है जो खुद दबंग नहीं हो पा रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कहते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन चुनाव तो विधानसभा के गठन का होता है ना, चुनाव तो लोकसभा के गठन का होता है। यहाँ बिहार में कोई ये बात कह रहा है, किसी के पास डेटा भी है कि नीतीश कुमार के 15 साल में कितने दिनों विधानसभा की सीटिंग हुई है, और कितने ऐसे विधायक है जिन्होंने सवाल ही नहीं पूछे, और कितने ऐसे विधायक है? ये सब रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं चुनाव आयोग इशू करता है? ये चुनाव आयोग को इशू करना चाहिए। पहले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने विधानसभा के गठन का चुनाव पिछली बार 2015 में कराया, और अब 2020 में कराने जा रहे हैं। जो पिछले चुनाव हुआ था उससे लेकर 2020 तक सिर्फ 13 सीटिंग हुई है या 15 सीटिंग हुई है, और 16 ऐसे विधायक है जिन्होंने सवाल ही नहीं पूछे। ये जानकारी देनी चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका बदलने की जरूरत है। वो मैनेजर नहीं है कि हमें टेबल लगाना है, हमें कुर्सी लगाना है, लैंप लगाना है। अब उन कहानियों से उसे आजाद हो जाने की जरूरत है कि एक वोटर कहीं है तो उसके लिए आप ईवीएम लेकर पहुंच गए, जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात? बिल्कुल। ये हम कब तक इसका महिमा मंडन करते रहेंगे? आप एक दौर में गए, शानदार बात, उसको लोगों ने एक्नॉलेज किया। बिल्कुल। नाव से जा रहे हैं, उसका फोटो आ जा रहा है। भाई अब जब सड़क नहीं बनी है तो आप नाव से ही जाएंगे ना। अभी आप कोविड में चुनाव करा रहे हैं, क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। आप कौन से चुनाव आयोग है कि आपके रहते हुए ऑपोजिशन के खिलाफ एक तरह से आयकर विभाग छापे मार रहा है और बाकी की तरफ कुछ नहीं देखा जा रहा है? तो ये चुनाव आयोग को जब इतना अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार का विस्तार करने की जरूरत है। सबको पता चल गया कि हमको वोट देने जाना है, और जो लोग 80% जाते हैं या 70% जाते हैं वो चुनाव आयोग के कारण नहीं जाते। जो वो पैसा खर्च करता है, झुनझुना बजाओ, गाना बजाओ, चुन्नू मुन्नी आ जाओ, उसकी वजह से लोग वोट देने नहीं जाते। जब उन्हें लगता है कि चुनाव में उनकी भागीदारी ज्यादा जरूरत है तो अब जाते हैं। वो उस प्रक्रिया का विस्तार करने की जरूरत है। अभी कैसे देख रहे हैं लेकिन आप? हमें चुनाव आयोग की भूमिका को बदलने की जरूरत है। वो सिर्फ एक मैनेजर की भूमिका में नहीं रह सकता है। वो एक ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि जो सिर्फ 5 साल बाद किसी राज्य में ना जाए। बहुत सीमित कर दी गई है उसकी भूमिका को। और आप देखिए कि वो क्या, उसे बार बार एम्फसाइज करना चाहिए कि ये सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन इसका अपॉइंटमेंट जब चुनाव आयुक्त का सरकार के हाथ में है तो आप इसको कैसे, मतलब नहीं, वो अपॉइंटमेंट से नहीं है, कोई भी बन जाए, लेकिन इसकी भूमिका तो सरकार को ही बदलनी पड़ेगी ना। ये तो जनता की इच्छा से आएगी कि चुनाव आयोग की भूमिका बदलनी चाहिए। रवि साहब को इस समय एक ये बात नहीं लगती कि पहले शायद हम लोग जनता सरकार चुन रही थी, पर अब सरकार जनता चुन रही है। मतलब सरकार जनता का चुनाव कर रही है कि इस तरह की जनता होना चाहिए। जो आपने कहा चुनाव आयोग बोल रहा है दबंग होना चाहिए या जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग जनता का चुनाव कर रहे हैं और जनता डिसाइड करे कि ये जनता होनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ है? यही निर्माण किया गया, यही तो मीडिया ने किया है कि वही जनता है जो एक आर्टिफिशियल तरीके से बिना सोचे समझे हमारे साथ खड़ी होगी, उसी को जनता कहा जाएगा। और जो नहीं है वो उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, उसकी राष्ट्रीयता पर संदिग्ध किया जाएगा। तो एक तरह से जनता का मतलब काफी बदल गया है। बिहार के चुनाव में मैं यही एक चीज नजर आ रही है कि बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूं कि लोग अपने जनतापन को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये कभी नहीं हो सकता था कि आप मीडिया में आप बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दें, कोई ढंग से सवाल कर लें, लेकिन वो सवाल अब जनता कर रही है। कई जगह पे बीजेपी के विधायकों को लोगों ने चेस किया, करना नहीं चाहिए, लेकिन घेरा। चेस करने का मतलब दौड़ाया, उस लिटरली उस तरह से भी नहीं किया लोगों ने, मगर घेरा, वापस लौटा दिया है, घेरा है। हाँ।
नहीं बनाई है, आप आइए, आपने नहीं देखा है, आप ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, कहाँ है? तो एक तरह से जनता ने इस चुनाव में अपना कुछ कैरेक्टर हासिल करती हुई नजर तो आ रही है इस चुनाव, लेकिन इसको अभी हासिल करने में बहुत वक्त लगेगा। जो होता था ना कि नेता जनता से डरता था कि वो हरा देगा, अब तो नेता जनता को डरा रहा है कि कोई तुम्हारा विकल्प नहीं है। ये काम जनता का सोचना है। बिल्कुल भाई, आपने इकोनॉमी पूरी डुबा दी है और आप आके कह रहे हैं कि हमारा कोई विकल्प नहीं है, कमाल है। और वो इसलिए कि आपके पास 100 मीडिया न्यूज चैनल है, इसलिए आप कह देंगे। लाखों लोगों की नौकरी चली गई है मयंक। आप देखिए कि स्कूल में फीस देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास में भी कई बच्चे गायब हो जाते हैं, उनके माता पिता फीस नहीं दे पा रहे। कल ही कहीं खबर पड़ रहा था कि सीबीएसई में, प्राइवेट स्कूलों में लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में 10वीं में एडमिशन विड्रॉ किया है और सरकारी स्कूलों में बच्चों को कराया है। लोग इतने तबाह क्योंकि इन्होंने डुबा दिया अर्थव्यवस्था को। और तोते के साथ फोटो खिंचा रहे, अभी मोर के साथ खिंचा रहे। लेकिन अब सवाल जवाब फोटो है। जनता जो है ना, किसान का आंदोलन हुआ, दिखाया नहीं। 17 सितंबर को लड़कों ने आंदोलन किया, दिखाया नहीं मीडिया। तो जनता अब कह रही है कि ठीक है, अगर मीडिया के जरिए वो नोट कर रही है। बिहार में मैंने किसी के बाइट में ये सुना कि वो कह रहा है हम बड़े परेशान हो गए, मीडिया बिक गया है, कोर्ट की तरफ से भी कोई आदेश नहीं आ रहा है। पहले आलोचना हुआ करती थी कोर्ट की तरफ से सरकारों की, अब वो भी बंद हो गया है। एक आम आदमी कह रहा है। वो हो सकता है कि गिनती में एक हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता अपने जनतापन को हासिल करे इस चुनाव में, सरकार से ज्यादा। जब वो अपने जनतापन को हासिल करेगी तभी इस बात को वो ज्यादा नोट कर पाएगी कि अदालतों के फैसले, उनकी टिप्पणियां किस तरह की हो रही और किस तरह की रियायतें किस तरह से लोगों को मिल रही हैं, उनका प्रतिशत क्या है, उनकी तादाद क्या है। तब जनता देख लेगी कि अंत में उसके दिन बुरे आने वाले, क्योंकि वो अपने अधिकार हारने लगी, वो अधिकार विहीन जनता हो जाएगी। जब वो देखेगी कि एक पत्रकार को जो मामूली सा सवाल करता है, उसके पीछे पूरी सरकार बहिष्कार करके बैठी हुई है, तो वो उसके डरने की बात है, मेरे डरने की बात नहीं है, उसके डरने की बात। और यही हो रहा है कि जनता में से भी किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। कई छोटे अखबारों के पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। कहीं ना आप लोगों को देखिए कि क्या उनकी हालत हो गई। एक चला है कि आप प्रदर्शन करेंगे तो घर कुर्क कर लिया जाए, कमाल है साहब। फोटो भी लगाएंगे सड़क पे। देश में चल रहा है, आंदोलन करेंगे, नुकसान हो जाएगा तो संपत्ति आपसे वसूलेंगे। हमें क्या पता अगर वो हिंसा सरकारी करा दे तो। इसकी तो कोई जांच हो नहीं रही है। बहुत सारे प्रदर्शनों में जो शांतिपूर्ण होते हैं उनमें बाहर से हिंसा करा दी जाती है। तब क्या होगा? इस डर से कोई आंदोलन का लीड ही करने नहीं जाएगा कि उसकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी और उसे 50 लाख रुपया वसूला जाएगा। कोई बस कहीं दूर जाके चला दे पुलिस वाला ही, तो उसकी जांच कैसे होगी? तो जांच की एक व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उसके पहले ही वसूली शुरू हो जा रही है। उस जांच की क्या विश्वसनीयता? इस देश में किसी जांच की विश्वसनीयता है क्या? कहीं नहीं है। जो उसका स्तर है वो देख, लोग खुद आम लोग परेशान है, फर्जी केस में फंसे हुए हैं, फंसाए जा रहे हैं लोग। तो इसलिए इन सब चीजों पे बहुत बात करने की जरूरत है। बिहार का चुनाव अगर जनता अपने उस डर से आजाद हो जाए जिससे उसे एक बौद्धिक गुलाम बनाकर रखा गया कि अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम फेल हो जाएंगे लेकिन हम ही टॉपर हैं, कमाल है भाई। दूसरा अगर फेल कर गया तो तुम भी तो फेलियर हो, तुम कौन सा टॉप कर गए हो? तो इस तरह से अगर जनता उस भय से, उस विकल्प जनता बनाती है, मैं हम और आप नहीं बनाते हैं, बिल्कुल वो बनाते, उसके भीतर विकल्प को लेकर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। उससे आप देखिए कि भारत की जनता क्या आत्मविश्वासी जनता रही होगी उन दिनों जब 2 साल में सरकारें गिर जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसे कोई डर नहीं होता था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो दूसरा बना और उसमें ज्यादा तरक्की हुई हिंदुस्तान। कम से कम वो ज्यादा अपने लिए नीतियां हासिल कर पाई। अब देखिए रेलवे में क्या नीति है, पेंशन खत्म है, सब चीज खत्म है, नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। तो जनता, बैंकों की हालत देख लीजिए आप, बैंक वालों से पता कीजिए उनकी कितनी बुरी स्थिति है।
वो बुरी स्थिति इसलिए हुई कि उनका ये दिमाग बंद कर दिया गया कि अब दुनिया में कोई और विकल्प भी मौजूद है। और जिस दिन ये दिमाग बंद होता है ना, वो सिर्फ एक नेता के लिए बंद नहीं होता है, उस दिन वो किया जाता है जनता को खत्म करने के लिए कि अब आप एक रोबोट हैं, आप सिर्फ मेरे लिए बटन दबाएंगे, तभी आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे, तभी आप जनता कहलाएंगे, थालियां बजाएंगे, तो तालियां बजाएंगे जी, दरवाजे को खोल पाने में सफल होती है। तो मुझे लगता है कि वहां से फिर देखना चाहिए और फिर ये उम्मीद करना चाहिए कि ये सिर्फ एक चुनाव के बदलाव की बात ना हो, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और ये जब तक सत्ता में आए लोगों के बदलने की प्रक्रिया तेज नहीं होगी, जनता जल्दी जल्दी नहीं बदलेगी, तब तक हम ये हासिल नहीं कर पाएंगे। ये 15 साल एक ही सरकार को चुनना, 20 साल एक ही सरकार को चुनना, ये ठीक नहीं है। एक तरह से एक राजनीतिक जड़ता आ जाती है समाज में, वो कभी भी नहीं आनी चाहिए। एक लगातार बहस होनी चाहिए। अब देखिए कि जनता अपने लिए कितनी कम नीतियां हासिल कर पा रही है। सारी नीतियां उन बड़े लोगों के लिए बन रही है। आप 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का पैकेज देकर इंडस्ट्री को बेल आउट करें, अपनी इंडस्ट्री सरकार की बेच दें कि सरकार का काम जहाज चलाना नहीं है, तो सरकार का काम बाकी इंडस्ट्री को बचाना कैसे है? क्यों बचा रहे हैं आप? जो लोन लिया वो लोन चुका है, हम और आप अगर लोन लिया नहीं देंगे, हमारा घर कुर्क होगा, वो भी चुका है। और आप 50,000 करोड़ खर्च करके 10 लाख लोगों की नौकरी नहीं देना चाहते। जब सुशील मोदी ने कहा 58,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे 10 लाख लोगों को नौकरी देने में, तो मुझे लगा ये तो बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है। फिर तो और 58 लाख करोड़ देके 20 लाख लोगों को नौकरी देनी चाहिए। भाई आपने एजुकेशन पे कुछ नहीं किया, आपने हेल्थ पे कुछ नहीं किया, तो आप कर क्या रहे थे? आप एक फ्लाईओवर बनवा रहे थे, एक सड़क बनवा रहे थे। और आपने दूसरा तरीका सीख लिया है कि डायरेक्ट पैसा किसी को 500 दो, किसी को 200 दो। ये एक हद तक ठीक हो सकता है। आप वैसे कोई वो यूनिवर्सल इनकम सिस्टम तो नहीं लागू कर रहे हैं ना कि आप सबको 5-5 हजार दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि इस 10 लाख की आबादी में यहाँ पे 70,000 को 2-2 हजार दे दो, 2 लाख महिलाओं को 500-500 रुपया दे दो, तो मेरा एक 2.5 लाख का वोट बन गया, इससे हम चुनाव जीतेंगे। और आप बदले में उसकी खेती बर्बाद कर दो, उसकी 10,000 रुपए महीने की कमाई चली गई और कहो कि हमने तो 500 रुपया आपको बड़ा तरीके से पहुंचा दिया। लेकिन आप देखिए तो उसमें खर्च कितना हुआ? सिर्फ 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ रुपए देकर आपने पूरा इकोनॉमी का, रोजगार का इकोसिस्टम बैठा दिया, ध्वस्त कर दिया। और आपने 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके आप अपनी वाहवाही बढ़ो, लाखों लोग बेरोजगार हो। तो इन सब चीजों के प्रति बहस करने की जरूरत है, जनता को ही समझ बनाने की जरूरत है। तभी मुझे लगता है कि इसलिए बिहार में कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, या दिल्ली में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब सवाल थोड़े कम महत्वपूर्ण होना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता किन नीतियों को लेकर ज्यादा बहस कर रही है, किस तरह की पॉलिसी को लेकर ज्यादा बहस कर रही है, ये ज्यादा अच्छी बात है। आप देखिए पंजाब में कितना आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल कोई उनसे बात नहीं कर रहा। कभी ऐसा होता था क्या? किसान नाराज हुए तो अखबार में हेडलाइन बना करता था, यूपीए की सरकार ने किसान नाराज हो गया। आपको याद होगा क्या कहा जा रहा है बताइए किसानों को? आपको याद होगा ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए थे और चिदम्बरम समेत तमाम मंत्री मिलने पहुंच गए थे दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों से यूपीए के दौरान। अब आपको ऐसा सुनाई नहीं देता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहाँ सुनते हैं कि लोग प्रदर्शन करने आए तो सरकार का मंत्री गया हो? बिल्कुल। प्रणब मुखर्जी जैसे बुलाकर बातें किया करते थे, अब ये होता है? बिल्कुल। तो सरकार ही मंजूर नहीं करती कि ये जनता है, कमाल है। मेरा आखिरी सवाल है, ये अधूरा कवि, क्वार्टर लेखक और 2/3 ब्लॉगर क्या होता है? और अधूरा कवि पे ज्यादा फोकस करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्वार्टर लेखक और 2/3 ब्लॉगर जो है उस पर भी बात होगी। सब कुछ आधा अधूरा लिख कर छोड़ देता हूँ, कुछ पूरा नहीं कर पाता मैं। तो कभी लगता है कि हाँ एक ऐसे ही एक दिन कुछ कल्पना, कुछ ऐसा जहन में ये बात आई कि ये जो सड़क है रिंग रोड, ये ऑनलाइन है। अच्छा, है ना? हाँ। तो सड़क ऑनलाइन है, उससे लेकर मैं लिखने लगा, 2 पैराग्राफ के बाद मैं छोड़ दिया। तो अब कुछ होता नहीं है असल में। जब आप बहुत ऑर्गेनिक आप तभी होते हैं जब आप दूसरे कई तरह की जिंदगियां जीते हैं। तो वो एकदम पूरा मशीन की तरह हो गया है कि इस फ्रेमवर्क में बोलना है, लिखना है, तो वो आगे लिखा नहीं गया। तो मैं वो देख रहा था कि ये ऑनलाइन सिस्टम से पहले ये रिंग रोड जो है वो 24 घंटे ऑनलाइन है, ये कभी भी ऑफलाइन नहीं है।
और इसमें ट्रोल कौन है, वो गाड़ी जो किसी से आगे ओवर स्पीड करके ब्रेक मारती है, वो ट्रोल है। और फॉलोअर कौन है, जो देखा कि इस लेन में कम गाड़ियां हैं तो पीछे लगाते जाओ, पीछे लगाते जाओ, पीछे लगाते जाओ, वो फॉलोअर की तरह चलता चला क्या जाता है। बात है? तो हाँ, और लाइक डिसलाइक ये है कि बगल में आपकी दोस्त की गाड़ी भी बगल मिल गई है, लग गई है, तो साथ साथ दोनों डगर रहे हैं, सरक रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। लेकिन हम उस ट्रैफिक जाम में, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया भी हमें उसी ट्रैफिक जाम में ऑन रखता है। जो मुझे रिंग रोड में देख रहा था, ये रिंग रोड भी दिल्ली की दिल्ली की एक ऑनलाइन सड़क है जो कभी भी एक तरह से बंद नहीं होती। लिखने के बाद फिर कुछ और नहीं लिखा गया। कई बार सोचता हूँ कि गाना लिखूं, दिल जले गाना, जिसमें प्रेमिका छोड़कर भाग गई है और प्रेमी, और मैं दूसरे साइड से लिखना चाहता हूँ कि अभी तक तो ये आता है ना कि प्रेमी गा रहा है कि तुम्हारी डोली उठेगी और मेरी अर्थी उठेगी। मैं चाहता हूँ ऐसा गाना लिखूं कि प्रेमिका बोले कि भागो तुम बड़े खराब प्रेमी हो, अब मैं मजे में दूसरे के साथ डोली उठाऊंगी। गाने लेकिन रोते रहो, रोंदू बन के घूमते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाए बगाए गाने आप लिख देते हैं। ये सारा ये दिल जले गाने जितने हैं, इसमें सब में सारी लड़कियां दिल तोड़ के भाग गई हैं। हाँ, तो लड़कियों ने क्यों नहीं लिखा कि लड़के ये इस तरह के फर्नीचर तो वो भी तो होना चाहिए ना भाई, कि तुम तो बड़े ऐश कर रहे हो। भोजपुरी गाना लिखने के बारे में सोचा है कभी? नहीं आपने? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, मतलब इस समाज में अगर सबसे खराब सामाजिक प्रोडक्ट है तो हम पुरुष हैं इस समाज में। रवीश, मयंक शो शुरू होने से पहले बता रहे थे कि मैं प्यार करूंगी तुम्हें सिर्फ संडे को, एक गाना है। तो मतलब मुझे लगता है कि विमेन जो आइडिया ऑफ रोमांस है वो टाइमली, बहुत डिसिप्लिन तरीके से उसमें डिफाइन कर रही थी। मयंक, आपके कोई सवाल? नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि ये जो कह रहे हैं, मेरे पास बहुत सीक्रेटिव तरीके से 2-3 इनके भोजपुरी के लिखे हुए गाने पड़े हुए हैं, सटायर वाले। जो केवल व्हाट्सएप पे आए थे और पब्लिक नहीं किए गए थे। क्या उनको पढ़ा जा सकता है? अभी तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। अरसा पहले और पॉलिटिकल सटायर और बहुत कमाल के थे, उसमें भोजपुरी भी है, हिंदी भी है, बहुत बढ़िया उनका फ्लेवर था। तो गाने तो आप फिल्मों के लिए लिख सकते हैं, वैसे मुझे लगता है। मैं लिखना चाहता हूँ सचमुच, हाँ। लेकिन लिख नहीं पाता, क्योंकि जो अच्छा गाना सुनता हूँ मुझे लगा ये गाना मैंने लिखा होता ना तो बहुत अच्छा होता। अब जब मैंने नहीं लिखा तो मैं दोबारा क्यों लिखूं? क्योंकि मुझे पसंद आया तो मैंने यार यही वाला गाना मैंने लिखा होता ना तो मजा आया, लेकिन अब वही नहीं लिख पाए तो दूसरा क्या लिखे। आसान। और थोड़ा महंगा ये भी है कि मैं थोड़ा अटेंशन से दूर जाना चाहता हूँ। अब बहुत हो गया, हम थोड़े उस तबीयत के आदमी नहीं थे। हाँ। एकांतवासी आदमी थे। तो मुझे लगता है कि आपने देखा भी होगा कि पिछले 6-7 महीने से मैं काफी विड्रॉ भी किया हूँ खुद भी कि, और तो लगता है कि इतना ज्यादा अटेंशन में रहना, हर जगह देखा जाना, खोजा जाना, मुझे अब जचता नहीं। मतलब ये हारने जीतने की कोई बात नहीं, मेरे जज्बे में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। पर इस तालाबंदी में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपनी 4 दीवारी में मैं घूम रहा हूँ, सिर्फ लोगों से नहीं मिला हुआ तो उसका अफसोस है। पर इतना ज्यादा अटेंशन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा लगता है कि एक ब्रेक मिले 1-2 साल का, जिसमें और ज्यादा पता नहीं कहाँ से ये भूख पैदा हो गई है पढ़ने की। हर समय लगता रहता है कि मैं कम पढ़ा हूँ और पढ़ना चाहिए। कुछ अच्छे दोस्त बाहर से किताबें भी भेज देते हैं तो लगता है कि हाँ इसके लिए पढ़ना, बस समय नहीं है जीवन में। तो वो एक दिमाग में कहीं से घुस गया है कि पढ़ना चाहिए। अब यही हमारी संस्थाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप कहीं 1-2 साल का ब्रेक लेकर पढ़ के आए फिर सार्वजनिक जीवन में और बोले। इससे थोड़ी और स्पष्टता आती है, थोड़ी उसमें तरलता आती है और एक माहौल बनता है। मैंने एक आदमी दिन भर बोलता रहे, लिखता रहे, हर चीज पे लिखता रहे, वो भी ठीक नहीं है। और भी लोग लिखे। अब मैं अपने आप को पीछे करके दूसरों का ज्यादा पढ़ता हूँ। ये आदत भी मयंक होना, इसकी आदत डालनी बहुत जरूरी है। पता है, नहीं तो सिर्फ आप मैं में चले जाते। बिल्कुल, मैंने लिख दिया है, मैंने बोल दिया है। तो इससे भी सचेत रूप से आपको बाहर अपने आप को पीछे खींचना है। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। कोई भी जो सार्वजनिक जीवन में है, जो थोड़ा बहुत जैसा भी जितना भी लोकप्रिय हुआ है, इससे समझना है कि उसे दूसरे की कही गई बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है, ताकि उसे भी लगे कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है। मुझे आजकल नए लोगों को पढ़ना, पुराने लोगों को पढ़ना, जो मेरे से अलग है, मेरे अलावा है, उनको पढ़ना सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ इसने कितनी अच्छी बात लिखी है, मैं क्यों लिखूं।
तो मुझे ये ठीक लगता है। तो मैं अभी इस अभ्यास को साधने में लगा हूं। ये बहुत जरूरी है कि एक समय के साथ साथ आप पीछे आए और दूसरे जो आगे जा रहे हैं आप उनके बारे में कहें कि हाँ इन्होंने काफी अच्छा लिखा है, इन्होंने काफी अच्छा लिखा है। इससे आप ज्यादा सीखते हैं और जरूरी है कि आप ज्यादा सीखें कुछ बोलने के प्रति। अगर आप 6 महीने या 1 साल का ब्रेक ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फिर उसके बाद आके कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, खाद पानी नहीं डालेंगे तो सुंदर फूल नहीं उगेंगे। तो इसलिए ऐसा सोचना चाहिए, नहीं तो फिर वो लगेगा कि हम ही हर चीज के महाविद्वान हैं, जो कि हम नहीं भी हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि बहुत सारी कविताएं मैं समय से नहीं पढ़ी। अभी बीच बीच में कभी कभी कुंवर नारायण जी को पढ़ने लगता हूँ तो लगता है अरे ऐसी भाषा होनी चाहिए थी मेरी। कभी कुछ और पढ़ता हूँ तो लगता है कि ऐसी समझ होनी चाहिए। ये मुझे बहुत खींचती हैं ये सारी चीजें और परेशान करती रहती हैं कि कहाँ जाएं मतलब। तो ये हम सब असंतुष्ट होना बहुत अच्छी बात है अपने जीवन से, संतुष्ट होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये मैंवाद से निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। मैं इससे बहुत बहुत आसानी से पीछे हट जाता हूँ और अपने आप को निकाल लेता हूँ। सौम्या, मैं एक सवाल, अगर आपके पास कोई सवाल है। कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ। ये जहाँ पर अभी हम आ गए हैं वो एक बहुत वैसा वो पॉइंट है, वो बेसिकली जो बात अभी आखिरी में कही गई है, इसके बाद मुझे तो कुछ कहना नहीं है। मुझे भी एक्चुअली आइडियली कुछ कहना नहीं चाहिए रवीश के कहने के बाद, पर रवीश ने जो 3-4 बातें कही ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा दोहरा देना चाहिए मेरे खुद के लिए। मुझे याद है संजय राजौरा अपने एक शो में कहते हैं कि लेट विमेन डिफाइन द आइडिया ऑफ रोमांस। आज रवीश ने शायद उसका एक और वर्जन का है, लेट विमेन डिफाइन द आइडिया ऑफ परहैप्स सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। और एक अधिकार विहीन जनता, एक भाषा विहीन नागरिक और एक अतीत विहीन मीडिया से अभी हम जूझ रहे हैं। शायद इन सारी चीजों से डील करने की जरूरत है। और मैं रवीश की लाइन से ही खत्म करना चाहूंगी, जो रवीश ने बहुत बार कही है, और उनकी मैगसेसे अवार्ड के जब वो रिसीव करते थे, हर लड़ाई जीतने के लिए भी नहीं लड़ी जाती, तो इस लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है ताकि दुनिया को बताया जा सके कोई था जो मैदान में खड़ा था। रवीश को मिले कई अवार्ड में से 2 अवार्ड जो मुझे खास लगते हैं, वो एक है गणेश शंकर विद्यार्थी वाला अवार्ड और गौरी लंकेश अवार्ड। 2 ऐसे लोग जो शायद जर्नलिज्म से समाज को बचाते हुए मारे गए या मार दिए गए, लेकिन गौरी लंकेश को गोली से नहीं मारा गया एक बार, गणेश शंकर विद्यार्थी किसी सिर्फ दंगे में नहीं मरे। जिन आइडियाज, जिन वैल्यूज, जिन मूल्यों को बचाते हुए मरे, उनकी आज हम लोग सब शायद मिलकर हत्या कर रहे हैं रोज न्यूज रूम में, कभी व्हाट्सएप पर फेक न्यूज को बढ़ावा देकर। और जैसा रवीश कहते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार एक मरे हुए नागरिक को जन्म देता है, और शायद एक मरे हुए लोकतंत्र को भी, और इसी सबको बचाने की ये लड़ाई है। शुक्रिया दर्शकों, शुक्रिया रवीश इस बेहतरीन सुबह के लिए, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, और शुक्रिया मयंक मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस इंटरव्यू का पार्ट कर सकूं। तो बहुत दिन बाद हम लोग इतनी लंबी बातचीत की है इनसे, और पहले हो जाती थी, पर ठीक है, ये भी जो वो कह रहे थे अंत में उसी का हिस्सा है। कल फोन आ रहा था, बिल्कुल समय नहीं होता है, मतलब मैं क्या करूं, मतलब बिल्कुल समय नहीं होता। कोई बात नहीं, वो जो आप आखिरी में जहाँ पर पहुंचे और हम सबको वहां पहुंचना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या, बहुत थैंक यू। तो वो बर्बाद हो गया मीडिया पूरी तरह, और भारत आने वाली पीढ़ी हमेशा ही इसको लेकर शर्मिंदा होती रहेगी। ये नया मीडिया जो है वो खुद ही न्यूज चैनल जो है वो आईटी सेल के रूप में आपके सामने बिना किसी शर्म, बिना किसी मर्यादा के हाजिर हो गया। देश के नौजवान नहीं कर पाते और हम उनसे बदलाव की उम्मीद करते हैं, हम नहीं कर सकते। पीला जूता, लाल शर्ट पहन के, सफेद पैंट पहन के घूमते जाए होने, अगर मेरा कोई स्वरूप है तो उसके निर्माण में इन खराब गानों की बहुत भूमिका है। इसलिए कोई इन्हें खराब कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप मौका देंगे तो उसमें मोर वगैरह काफी होंगे, जिससे लोगों को लगे कि मैं किसी
किसी ऐसी जगह पर हूँ जिससे मैं पक्षी और शेर वगैरह यूं ही घूमते आ जाते हैं कि हाँ भाई बता आज क्या न्यूज़ है।